नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है टाइड्स। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये दो पिक्चर्स दिए गए हैं। आपको क्या बोला है, इन्हें आप क्या करो, ऑब्जर्व करो और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर दो। तो दोनों फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू द अबव फोटोग्राफ्स शो द सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेसेस। मतलब ये जो फोटोग्राफ्स है दोनों, क्या ये एक ही प्लेस के हैं या फिर अलग अलग प्लेसेस के हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑब्जर्व एंड नोट द स्प्रेड ऑफ वाटर सीन इन बोथ द फोटोग्राफ्स। मतलब ये जो वाटर है ना दोनों फोटोग्राफ्स में, आप उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस नेचुरल इवेंट कॉल्ड। मतलब ये जो नेचुरल इवेंट है, जैसे देखो यहाँ पर पानी कैसे पूरा ऐसा लग रहा है कि किनारे पर आया हुआ है, बल्कि इसमें लग रहा है कि वो किनारे से दूर है। तो ये जो नेचुरल इवेंट है इसका नाम क्या है, इसको बोलते क्या है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर आपको मिलेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है कि बोथ द फोटोग्राफ शो द सेम प्लेस। इफ़ यू स्टे नियर द कोस्ट फॉर सम टाइम यू विल रियलाइज द सी वाटर इज सम टाइम्स वेरी क्लोज टू द कोस्ट वाइल एट अदर टाइम्स इट इज़ फार अवे फ्रॉम द कोस्ट। वी कॉल दिस मोमेंट्स ऑफ द सी वाटर टाइड्स। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो दोनों फोटोग्राफ्स है ना, ये अलग अलग प्लेसेस के नहीं बल्कि सेम प्लेस के हैं। और जब आप कभी थोड़े देर के लिए भी कोस्ट के पास में जाओगे, मतलब जो सी कोस्ट होता है समुद्र का किनारा, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो सी वाटर है वो कभी तो एकदम किनारे के एकदम पास में आ जाता है, कभी तो दूर चला जाता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं, है ना। अगर आप समुद्र के किनारे जाते होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जो पानी है वो एकदम से कभी कभी किनारे पे आ जाता है, तो कभी कभी किनारे से दूर चला जाता है। तो ये जो नेचुरल इवेंट है इसको हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। समझ में आया। पेयरिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, ऑल द कोस्ट ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस टाइड्स। देखो बच्चों, कुछ ही कोस्ट को छोड़ करके यहाँ पे जितने भी कोस्ट है ना, सब ये जो नेचुरल इवेंट है टाइड, इसको क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब हर जगह टाइड्स आते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द नेचुरल इवेंट्स। मतलब ये जो नेचुरल इवेंट्स है, ठीक है, तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है वो हम आगे समझेंगे। चलो आगे देखो। टाइड्स आर मूवमेंट्स ऑफ सी वाटर अकरिंग डेली एंड रेगुलरली। हाँ देखो, जो टाइड्स है ये सी वाटर में हमेशा होता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। ये डेली होता है, रेगुलरली होता है, हमेशा, कभी भी ये स्टॉप नहीं होता। द लेवल ऑफ सी वाटर चेंजेस आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और स्टूडेंट्स देखना, जो लेवल होता है ना सी वाटर का, वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है। कितने घंटे के बाद वो चेंज हो जाता है। देखो, आफ्टर एवरी 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स अ साइकिल ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड गेट्स कंप्लीटेड। देखो बच्चों, 12 घंटे और 25 मिनट में क्या होता है, हाई टाइड और लो टाइड का जो साइकिल है ना वो कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है आपको। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। तो देखो, this regularly occurring event appears to be quite simple and natural. However, it is directly related to the sun, the moon and the earth and the gravitational and centrifugal forces that interact between them. देखो बच्चों, ये जो इवेंट होता है, ये जो नेचुरल इवेंट होता है, मतलब टाइड्स का, ठीक है, ये हमको कैसा लगता है, नेचुरल और सिंपल लगता है ना, हमको ये सिंपल लगता है। बट इसके पीछे क्या है, बट ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, सन, मून एंड अर्थ से। समझ में आ रहा है। और जो ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं ना, इनसे भी ये रिलेटेड है। समझ में आ रहा है। तो वो कैसे रिलेटेड है, कैसे ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अफेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे।
ठीक है बच्चों, तो आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आया। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट ट्राई दिस दिया है, तो क्या करना है आपको, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सिंपल एक्टिविटी होती है जो आप खुद से घर पे कर सकते हो, ठीक है। आपको कभी तो किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप अपनी बुक ले लो और कोई चीज़ ले लो, उसके बाद से एक्टिविटी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ कीप अ स्मॉल स्टोन और चॉक पीस ऑन योर नोटबुक एंड मूव द नोटबुक फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट विद सम फोर्सेस। देखो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक लेनी है और उसके ऊपर कोई स्टोन रखो या फिर चॉक रखो, एंड अभी नोटबुक को क्या करो, आप है ना मूव करो फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट विथ सम फोर्स। ओके, सो यू कैन डू दिस। नेक्स्ट वन इज, देखो, टेक वाटर इन अ स्मॉल कंटेनर विच हैज़ अ हैंडल, सी वॉट हैपन्स इफ द कंटेनर इज वर्ल्ड अराउंड विथ फोर्स। अभी देखो बच्चों, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ स्मॉल कंटेनर, ठीक है। आप एक स्मॉल कंटेनर ले लो विच हैज़ अ हैंडल, जिसके पास हैंडल होना चाहिए। अब आप क्या करो, मतलब उसमें पानी भी होना चाहिए, ऐसे नहीं वो कंटेनर खाली नहीं, उसमें पानी भी होना चाहिए। एंड उस पानी को क्या करो, वो जो हैंडल होता है उसको पकड़ करके ऐसे करके गोल गोल घुमा करके उसको हिलाओ, ठीक है, कुछ फोर्स लगा करके, और फिर देखो कि क्या होता है। फिल द मिक्सर जार्स विथ वाटर एंड स्विच ऑन द मिक्सर। देखो अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है, आप क्या करो, मिक्सर जार को ना वाटर से फिल करो और फिर मिक्सर का जो स्विच है उसको ऑन कर दो, और फिर देखो कि क्या होता है। आप उसको ऑब्जर्व करो, लेकिन बच्चों ये ध्यान में रखना कि आप इसको पेरेंट्स के सुपरविज़न में करना, मतलब जब आपके पेरेंट्स घर पर ना हो तो इसको प्लीज़ मत करना। ओके, ऑब्जर्व अ फैन एंड स्लिंग शॉट वाइल दे आर मूविंग। देखो बच्चों, फैन और स्लिंग शॉट मतलब क्या होता है, गुलेल आप सभी को पता होगा ना, जिसमें पत्थर लगाते हैं फिर ऐसे किसी चीज़ को मारनी होती है तो मारते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, फैन और स्लिंग शॉट को ऑब्जर्व करना है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, देखो, टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, स्लोली मूव द ग्लास इन वन डायरेक्शन इन सर्कुलर फैशन, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द वाटर। देखो अभी आपको क्या करना है, ग्लास में ना हाफ ग्लास पानी लेना है, फिर स्लोली उसको मूव करो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों में नहीं, एक ही डायरेक्शन में आप उसको सर्कुलर मोशन में ना मूव करो। ओके, फिर देखो कि क्या होता है। जैसे देखो ये लड़का कैसे पानी को मूव करवा रहा है, वैसे आपको भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स इफ यू वर्ल अ की रिंग अराउंड अ फिंगर। देखो बच्चों, ये तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। हमारी आदत होती है जब हमको कोई चाबी दे दे की रिंग, तो हम क्या करते हैं, उसको उंगली में नचाने लगते हैं। आप सबने किया होगा, मैं तो करती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी करते होंगे। तो आप ऐसे करके ना की रिंग को ऐसे गोल गोल घुमाओ। ओके, फिर इसको ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे घुमाते घुमाते रहोगे तो आपकी उंगली में से वो निकल करके कहीं पे दूर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दूर कैसे गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, ये सेंटर के अपोजिट में काम करता है। देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है, की रिंग को घुमा रही है। सो यहाँ पे सेंटर क्या है, दिस इज अ सेंटर। ओके, इसकी उंगली एक सेंटर का काम कर रही है ना, और उसके चारों तरफ वो घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर घूम रहा है, एंड दिस इज अ सेंटर। तो धीरे धीरे करके जब ये क्या होता है, उंगली से अगर बाहर निकलती है तो ये कहाँ पर चला, ये चाबी कहाँ पर जाएगा, चाबी का जो गुच्छा है वो कहाँ पर जाएगा, कहीं दूर जा कर के गिरेगा। वो सेंटर के पास नहीं रहेगा, बल्कि सेंटर से दूर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ओके, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पूरा डिटेल में। अभी तो यहाँ पे बात आई तो मैंने आपको बता दी। वैसे हमने ये जितनी भी एक्टिविटीज़ देखी ना, ये सभी एग्जाम्पल्स है किसके, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ओके, अब यहाँ पे आपने जितनी भी एक्टिविटी की उसके बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको बताने हैं। तो बच्चों, आप खुद से इसको कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आंसर आप खुद से बता सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इन ऑल द अबव एक्टिविटीज़ द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ विजिबल। देखो मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे जितनी भी ऊपर एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई, वे सभी मतलब इन सभी में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बच्चों, ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये मतलब जो डायरेक्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसके अपोजिट में काम करता है। समझ में आ रहा है आपको? जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल? गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से दूर जाना। जैसे सपोज दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ सेंटर। ओके, सो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होगा, गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से दूर जाना। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट टू एट द लोकल फेयर्स इफ यू, क्या दिया गया यहाँ पर देखो, एट द लोकल फेयर्स इफ यू sit in a Ferris wheel, your seat spins and leans outward away from the wheel. This also is an effect of centrifugal force. देखो बच्चों, जो मेला होता है, ठीक है, जो फेयर्स होते हैं वहाँ पे आपने वो चक्री वाला झूला देखा होगा, ठीक है। तो जब आप उसमें बैठते हो और फिर जब वो गोल गोल घूमता है, तो जो आपका जो मतलब जो बैठने वाला रहता है वो ऐसा लगता है कि कैसे है, हवा में लटका हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो वो जिसमें आप बैठ रहे हो वो ये किसका इफेक्ट है, मतलब किसकी वजह से वो बाहर की तरफ लटका हुआ होता है, वो अंदर की तरफ लटका हुआ नहीं होता बल्कि बाहर की तरफ लटका हुआ होता है। तो दिस इज एन इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये किसका इफेक्ट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही इफेक्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो इतना आप समझ के रखो कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। एंड सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, सेंटर से दूर जाना। जैसे मैंने आपको चाबी में भी बताया था, ठीक है, वो सेंटर क्या है, उंगली। तो धीरे धीरे तो जो चाबी है वो मतलब चाबी का जो गुच्छा है वो सेंटर से दूर जाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 2 इक्वल टीम्स, कंडक्ट अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर फॉर 5 मिनट्स। ओके, डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस इन द क्लास। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स 2 टीमों में डिवाइड हो जाओ और फिर आपको रस्सी वाला खेल खेलते हो ना, जैसे एक बीच में एक रस्सी रहेगी फिर उसको खींचने वाला, तो वैसा खेल आपको 5 मिनट तक खेलना है और फिर उसके बाद डिस्कस करना है। सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो देखते हैं। ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ गेट्स अ टाइप ऑफ पावर और फोर्स। दिस फोर्स वर्क्स अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो बच्चों, यू नो दैट कि जो हमारी पृथ्वी है, मतलब जो हमारा अर्थ है, वो अपने एक्सिस पर घूमता रहता है, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ड्यू टू इट्स रोटेशन, मतलब वो क्या करता है, रोटेट करता रहता है ना, तो उसके रोटेशन की वजह से जो अर्थ है इसको एक टाइप का क्या मिलता है, पावर, या फिर आप बोल सकते हो कि फोर्स इसको मिलता है, ठीक है। दिस फोर्स वर्क्स अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये जो फोर्स है ये सेंटर के मतलब सेंटर से दूर काम करता है। समझ में आ रहा है? इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, घूमता रहता है, राइट। तो हमको पता है ना, घूमता रहता है फ्रॉम, देखो ऐसे करके घूमता है नॉर्थ पोल टू ऐसे करके साउथ पोल। ओके, देखो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका सेंटर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रहा है? देखो
ये आपका सेंटर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, चलो आगे पढ़ेंगे, हमको समझ आएगा। क्या दिया गया है कि ड्यू टू दिस फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वुड बी थ्रोन इनटू द स्पेस। देखो, इस फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंक सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसी फोर्स की वजह से, क्योंकि अगर हम उसको फेंकेंगे तो वो जो फोर्स है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके मतलब वो हमको हेल्प करेगा उस सामान को फेंकवाने में। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि वो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, ऊपर की तरफ। ओके, However, the gravitational force is working towards the center of the earth at the same time। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आई। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, हमारा जो अर्थ है इसके पास कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी वजह से तो हम धरती पर टिके हुए हैं, नहीं तो हम सभी हवा में उड़ रहे होते। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो हम सभी हवा में उड़ रहे होते। समझ में आ रहा है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ हो वो सारी की सारी धरती, जैसे आप गेंद फेंको, ठीक है, तो वो क्या होती है, धरती पर ही आकर के गिरती है, कहीं और हवा में थोड़े ना लटकती है क्या, नहीं। तो ये सभी चीज़ें होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसे काम करता है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सेंटर का जो मतलब अपोजिट डायरेक्शन है उस उधर काम करता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ मतलब सेंटर की तरफ ऐसे खींचने की उसको कोशिश करता है। ओके, तो क्या होता है, देखो, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है, स्पेस में फेंकते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम। और उसी टाइम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी काम करता रहता है, ठीक है। दिस फोर्स इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बहुत मेनी टाइम्स ज़्यादा होता है, मतलब कई गुना बार ज़्यादा होता है। हेंस एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रिमेन्स एट द प्लेस वेयर इट एग्जिट्स। और इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो वो वहीं पे रहता है, वो कहीं पे भी जाता नहीं है। समझ में आया आपको? तो देख सकते हो आप यहाँ पे इस फिगर में, इसकी हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो एरो ऐसे करके बनाया हुआ है और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ऐसे। समझ में आ रहा है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उसको ऐसे करके खींच लेगा। समझ में आ रहा है आपको? सो आई होप कि आपको ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, टाइड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। चलो देखते हैं क्या दिया है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ टाइड्स। ओके, मतलब टाइड्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन एज वेल एज दैट ऑफ द अर्थ। मतलब मून का ग्रेविटेशनल पुल एज वेल एज एंड द सन का भी और अर्थ का भी, मतलब ये तीनों क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? टाइड्स। अब वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो हम आगे देखेंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द इनडायरेक्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द मून। देखो, जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है, मून का है, तो ये सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे जनरेट होता है, जब अर्थ रोटेट होता है तब मतलब कोई भी चीज़ जब घूमेगी ना तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पर जनरेट होगा। जैसे चाबी वाला एकदम बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसकी हेल्प से आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझ सकते हो। समझ में आया? अकरेंस ऑफ टाइड्स, तो यहाँ पर क्या दिया गया, चलो पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, हेंस इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द सन। देखो, जो मून है, मून क्या है, अर्थ के ज़्यादा पास में है एज कम्पेयर टू द सन। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्या दिया गया है कि हेंस इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स मोर इफेक्टिव
देन दैट ऑफ द सन, मतलब इसकी वजह से देखो मून क्या है, अर्थ के ज़्यादा पास में है, इसकी वजह से जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द सन. टाइड्स अकर ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द मून, द सन एंड द अर्थ. मतलब ये टाइड्स जो है ये कैसे अकर होते हैं, द रिलेटिव ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशंस, मतलब मून, अर्थ और सन के जो रिलेटिव पोजिशंस हैं इनके वजह से टाइड्स क्या होते हैं, अकर होते हैं. A place on the earth located at the opposite point of the place experiencing high or low tide also experiencing high or low tides respectively at the same time. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिएगा क्या लिखा है. A place on the earth located at the opposite point of the place experiencing high or low tide also experiencing high or low tides respectively at the same times. देखो बच्चों, अगर किसी प्लेस पर क्या है, हाई या फिर लो टाइड है, तो उसके अपोजिट, एकदम अपोजिट में देखना, वहाँ पे भी हाई और लो टाइड ही होगा. दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ये किसका रिजल्ट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्ट है. सी फिगर 3.6 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशंस ऑफ हाई एंड लो टाइड्स ऑन द अर्थ. चलो फिगर को देखते हैं. तो यहाँ पर देखना, ये आपका नॉर्थ पोल है, लो टाइड यहाँ पर लो टाइड है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून हाई टाइड, यहाँ पे हाई टाइड. देखो बच्चों, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर हाई टाइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं. सेम इसके अपोजिट में देखो तो यहाँ पर भी हाई टाइड है, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था. जैसे यहाँ पर लो टाइड है, इसके अपोजिट में भी लो टाइड है. यहाँ पर हाई है, इसके अपोजिट में क्या है, हाई है, ठीक है. यहाँ पे देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाया गया है. तो देखो ये जो एरो है ये किसको दिखा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा रहा है. और ये वाला जो एरो है ब्लैक कलर का, ये किसको दिखा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखा रहा है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे हाई टाइड क्यों आ रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जनरेट होता है. ओके, तो ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. एंड यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये हाई टाइड क्यों आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. मतलब जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से. मून क्या करता है, मतलब वो जो धरती पर का पानी है ना उसको अपनी तरफ ऐसे वो खींचने की कोशिश करता है, समझ में आ रहा है. तो इसलिए यहाँ पे हाई टाइड्स आते हैं. अब यहाँ पर नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टाइड्स. ठीक है बच्चों, तो टाइड्स तो आपने पढ़ लिया, बट यू हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ टाइड्स ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एज द टाइमिंग ऑफ द टाइड्स वेरीज एवरी डे, द रेंज ऑफ अ टाइड ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग. देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एज द टाइमिंग ऑफ द टाइड्स वेरीज एवरी डे, मतलब हर दिन क्या होता है, जो टाइड का टाइमिंग है ना वो अलग अलग होता है, हर दिन सेम नहीं होता. अगर आप जाके उसको ऑब्जर्व करोगे ना, देन यू विल सी कि जो टाइमिंग होता है टाइड का वो हमेशा एवरीडे सेम नहीं होता. ओके, द रेंज ऑफ अ टाइड ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, और जो रेंज रहता है टाइड का वो चेंज होते रहता है. ओके, generally the highest high tide occurs on full moon and new moon days, whereas on the days of the first and the third quarter the high tide is at a minimum. Spring tide and neap tides are the two types of tides. देखो बच्चों, हाईएस्ट हाई टाइड जनरली कब अकर होता है, फुल मून या फिर न्यू मून डेज में. समझ में आ रहा है, जब फुल मून और न्यू मून होता है तब जाके हाईएस्ट टाइड अकर होता है. वेयर इज मतलब जबकि जो लो टाइड है, लो टाइड कब अकर होता है, फर्स्ट या फिर थर्ड क्वार्टर में. समझ में आ रहा है, तो इसको आप याद करके रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में दे दे. तो हाई टाइड, हाईएस्ट हाई टाइड कब अकर होता है, जनरली अगर देखा जाए तो न्यू मून एंड फुल मून डेज के दिन. ओके, और लो टाइड कब अकर होते हैं, तो लो टाइड्स आते हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में. समझ में आया आपको. और टाइड्स के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स. तो स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स होते क्या है वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे.
तो चलिए अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, स्प्रिंग टाइड का मतलब क्या होता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या दिया गया है कि ऑन न्यू मून एंड फुल मून डेज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। देखो फुल मून या फिर न्यू मून डेज के दिनों में क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन एंड मून का, वो एक ही डायरेक्शन में मतलब सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। ओके, ड्यू टू दिस द टोटल पुल इंक्रीजेज। और इसकी वजह से क्या होता है, जो टोटल पुल है ना वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका सन है, यहाँ पर मून है, ठीक है। तो सन अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा एंड मून भी लगाएगा। तो यहाँ पे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक ही में मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। ओके, आगे क्या बोल रहा है कि हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, टोटल पुल इंक्रीज हो जाता है। मतलब एक देखो, अगर ये अकेला रहता तो थोड़ा जो ग्रेविटेशनल पुल रहता है वो कम रहता है, लेकिन दोनों साथ में है ना, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, हेंस द टाइड ऑन दीज डेज इज मच हायर देन द एवरेज हाई टाइड। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो जो टाइड रहता है ना, मतलब यहाँ पे हायर होता है, जो एवरेज हाई टाइड है उससे हायर रहता है। एज द बल्स एट द हाई टाइड इज ग्रेटर देन वाटर एट लो टाइड्स रिसीड्स मच मोर। द वाटर लेवल ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड इज हायर देन द एवरेज हाई टाइड्स एंड लोअर देन द एवरेज लो। देखो जो वाटर लेवल होता है ना स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, मतलब ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड इज हायर देन द एवरेज हाई टाइड, ठीक है। एवरेज जो हाई टाइड्स होते हैं उससे वो क्या होता है, हायर होता है। एंड लोअर देन द एवरेज लो, मतलब और लोअर होता है एवरेज लो से। तो स्प्रिंग टाइड किसको बोलते हैं, जब टाइड कैसा होता है, एवरेज हाई टाइड से हायर होता है, तब ऐसे टाइड को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और जनरली स्प्रिंग टाइड कब अकर होता है, फुल मून डे या फिर न्यू मून डे के दिन। समझ में आ रहा है आपको। तो फुल मून डे या फिर न्यू मून डे के दिन क्या होता है, जो सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल हैं ये एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाई टाइड आता है। जैसे यहाँ पे समझेंगे हम इस डायग्राम की हेल्प से। देखोगे यहाँ पर तो इधर आपका सन है, ठीक है, सन है, इधर मून है, दोनों एक साथ अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे। तो देखो पानी क्या होगा, इनकी तरफ खींचेगा, है ना, क्या होगा, इसकी तरफ खींचेगा इन दोनों की तरफ। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाई टाइड आएगा। सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी क्या होगा, हाई टाइड आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, लो टाइड आएगा। समझ में आया आपको। तो स्प्रिंग टाइड तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नीप टाइड की बात करेंगे। तो नीप टाइड क्या होता है, कैसे होता है, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिया गया यहाँ पर कि वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ द मून मेक्स अ राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन ट्वाइस अ मंथ। देखो जब भी मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो वो एक रिवॉल्यूशन में ना, मतलब मंथ में बोलो, रिवॉल्यूशन में बोलो, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो 29 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, राइट। तो जो मून रहता है वो सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में ना राइट एंगल बनाता है, ठीक है, ट्वाइस अ मंथ, मतलब महीने में 2 बार। दिस पोजिशन अकर्स ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ ईच मंथ। और ये जो पोजिशन है ये कब अकर होता है, फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने में जो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर होता है ना, तब। ओके, ऑन बोथ दीज डेज द फोर्सेस ऑफ बोथ द सन एंड द मून ऑपरेट एट राइट एंगल्स ऑन द अर्थ। अभी जब मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाऊंगी ना, आपको समझ में आएगा। अभी आप बस एक्सप्लेनेशन देखो। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऑन बोथ दीज डेज द फोर्सेस ऑफ बोथ द सन एंड द मून ऑपरेट एट राइट एंगल्स ऑन द अर्थ। मतलब ये जो सन एंड मून है ये कैसे हो जाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अर्थ रहता है, यहाँ पे सन रहता है, यहाँ पे मून रहता है, ठीक है। तो कैसा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ही बन रहा है ना, देख लो। समझ में आ रहा है आपको। चलो अभी फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो इसी में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो देखो, ये आपका सन है, ये आपका मून है, ठीक है, दिस इज़ योर अर्थ। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे मून है, तो इनके बीच में कैसा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल बन रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो सन है यहाँ पर ये अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, मून अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा,
तो देखो जब सन लगाएगा तो इधर से जो पानी है वो खींचने की कोशिश, मतलब पानी को खींचने की कोशिश करेगा और मून खींचने की कोशिश करेगा। तो देखो जो हम सभी को पता है कि मून क्या है, अर्थ के ज़्यादा पास में है एज़ कम्पेयर टू द सन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल है ना वो मून का ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सन का कम इफेक्टिव होता है क्योंकि वो दूर है। ओके, इसलिए जो मून वाला साइड है ना, यहाँ पर क्या आएगा, हाई टाइड आएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हाई टाइड, क्योंकि मून क्या है इसके पास में है ना, नज़दीक में है, तो जो नज़दीक रहेगा उसी का तो फोर्स ज़्यादा काम करेगा, और सन क्या है दूर है, इसलिए यहाँ पर कौन सा टाइड आएगा, लो टाइड आएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलो अभी एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया था कि at the places where the sun causes high tide, the gravitational pull of the moon, which is at right angles, also act on the sea water. Due to such conditions, the water level rise is less than usual at time of high tide. Similarly, fall in water level is less than usual at the time of low tide. This is because the attraction of the sun and the moon are not complementary but at right angles to each other. Such tides are called neap tides. Neap tides are a little lower than the average high tide. Neap tides are little lower than the average high tides and a little higher than the average low tides. देखो बच्चों, जो नीप टाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, लिटिल लोअर देन द एवरेज हाई टाइड, मतलब जो एवरेज हाई टाइड होता है उससे थोड़ा कम होते हैं, एंड जो एवरेज लो टाइड होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नीप टाइड क्या होते हैं, देखो ये ना एवरेज हाई टाइड से क्या होते हैं, थोड़ा लोअर होते हैं, एंड एवरेज लो टाइड से थोड़ा हायर होते हैं। तो ऐसे टाइड्स को हम क्या कहते हैं, नीप टाइड्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखो यहाँ पे सन अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, इधर से अर्थ लगाएगा, तो यहाँ पर कौन सा टाइड आएगा, लो टाइड आएगा, क्योंकि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज लो टाइड होता है ना उससे थोड़ा सा ये क्या होता है, हायर होता है, और यहाँ पर भी क्या बोला है कि जो एवरेज हाई टाइड होता है उससे थोड़ा ये मतलब थोड़ा सा ये लोअर होता है। ओके, देखो यहाँ पे लेवल ऑफ हाई टाइड का लेवल देखो यहाँ तक, और इधर देखना लेवल ऑफ हाई टाइड, देखो लेवल ऑफ हाई टाइड यहाँ तक जाता है स्प्रिंग टाइड में। ओके, और नीप टाइड में देखो कहाँ तक गया है, इतना ही गया है। समझ में आया आपको बच्चों? तो स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड आपको पता चल गया, टाइड्स भी पता चल गया। तो टाइड के दो टाइप होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ना, स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इफेक्ट्स ऑफ टाइड्स। ओके, चलो टाइड्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हम देख लेते हैं। So first one is with the high tide fish move into the creeks on this and this helps fishing activity। देखो हाई टाइड में क्या होता है, जो फिश होती है ना वो कैसे आ जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो जो फिशिंग एक्टिविटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट, द टाइड्स क्लियर द वेस्ट एंड हेंस द कोस्ट बिकम क्लीन। देखो जो टाइड होता है वो क्या करता है, वेस्ट को, देखो आपको पता होगा, आपने कभी देखा होगा, तो अगर हम कोई चीज़ समुद्र के अंदर फेंकते हैं ना तो वो कैसे बाहर की तरफ आता है, ठीक है। समुद्र उसको अंदर नहीं लेता है, बल्कि वो टाइड जब उसमें आती है ना तो उसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो कोस्ट रहता है वो कैसा हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे आगे क्या है, पोर्ट्स डू नॉट गेट फिल्ड विथ सेडिमेंट्स, और जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सेडिमेंट्स मतलब मिट्टी से नहीं भरते हैं टाइड्स की वजह से। शिप्स कैन मूव अप टू द पोर्ट्स ड्यूरिंग हाई टाइड, और शिप्स जो है वो मूव कर सकते हैं, ओके, अप टू द पोर्ट्स मतलब हाई टाइड के टाइम पे। ड्यूरिंग हाई टाइड सी वाटर कैन बी स्टोर्ड इन सॉल्ट पैन्स फ्रॉम विच सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन। देखो जो सॉल्ट पैन होते हैं, देखो जो सॉल्ट पैन्स होते हैं, ठीक है, आपने 6th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि सॉल्ट पैन्स क्या होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ से नमक को बनाया जाता है, मतलब निकाला जाता है, ठीक है। तो हाई टाइड के टाइम पे क्या होता है, जो सॉल्ट पैन होते हैं ना वहाँ पे जो सी वाटर है वो क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है। ओके, द टाइडल फोर्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और हाई टाइड के मतलब टाइड के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं,
जो टाइडल फोर्स है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स मे कॉज एक्सीडेंट ऑफ स्विमर्स एंटरिंग द सी। देखो, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है हाई टाइड और लो टाइड के बारे में, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्विमर्स जो होते हैं वो तैरने के लिए जाते हैं, तभी उनको पता ही नहीं कि हाई टाइड और लो टाइड आने कब वाला है, तो इसकी वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर द टाइड्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मैंग्रोव्स एंड द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये जो टाइड्स होते हैं ये किसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मैंग्रोव्स एक तरह का क्या होता है वहाँ पे पेड़ जैसा होता है, ठीक है। एंड द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया आपको? तो ये है कुछ इफ़ेक्ट्स किसके, टाइड्स के। तो बच्चों इनको भी आप ध्यान में रखना, भूलना बिल्कुल भी मत, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि आप टाइड्स के इफेक्ट्स लिखो, देन आप क्या लिखोगे, इसलिए आपको इन्हें क्या करना है, याद करके रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइमिंग्स ऑफ द टाइड चेंज डेली। तो देखो जो टाइम होता है टाइड्स का वो कैसे डेली चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, वो हम यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि जो टाइड्स के टाइमिंग है वो डेली चेंज क्यों होते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है कि द टाइड्स आर कंटिन्यूसली अकरिंग फेनोमेना आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वाटर लेवल ड्यूरिंग हाई टाइड द लो टाइड सेट्स इन। देखो ये जो टाइड्स है ये कंटिन्यूसली होता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है ना। तो जब ये मैक्सिमम, देखो हाई टाइड में जब ये मैक्सिमम वाटर लेवल तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो लो टाइड है वो सेट हो जाता है। वैसे ही जब लो टाइड होता है तो वहाँ पे लोवेस्ट वाटर लेवल तक पहुँचने के बाद हाई टाइड क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। रिमेंबर दैट इन द फॉलोइंग डिस्कशन द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द हाई टाइड इज मेंशन। See figure 3.9, you will understand why the timings of the high tide and low tide change daily। तो चलो यहाँ पर फिगर को देखते हैं। So this is your figure, okay। यहाँ पर देखो रोटेशनल स्पीड दिया गया है, और रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट 4 मिनट्स, ओके। टाइम टेकन फॉर 12 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 50 मिनट्स, ओके। चलो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिया गया यहाँ पर कि देयर विल बी हाई टाइड एट पॉइंट P एज इट इज़ अपोजिट टू द मून। देखो यहाँ पर यह आपका अर्थ है, पॉइंट P को देखो, पॉइंट P किसके सामने है, इस मून के सामने है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई टाइड होगा। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट P पर क्या होगा, हाई टाइड होगा, क्योंकि मून इसके सामने ही है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। मून इसके अपोजिट में है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो इसके सामने है, आप M1 को देखना, M2 और M3 को अभी मत देखो, खाली आप M1 को देखो। तो ये इसके सामने है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई टाइड होगा। समझ में आया? चलो आगे देखो। एज पॉइंट F इज अपोजिट टू द पॉइंट P, इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई टाइड एट द सेम टाइम। देखो यहाँ पर पॉइंट P के अपोजिट क्या है, पॉइंट F है, ठीक है। पॉइंट P के अपोजिट क्या है, पॉइंट F है। इसकी वजह से जो पॉइंट F है वहाँ पे भी कौन सा टाइड आएगा, हाई टाइड आएगा एट द सेम टाइम। मतलब जिस टाइम पे क्या आएगा, हाई टाइड पॉइंट P के पास आएगा, उसी टाइम पे पॉइंट F के पास भी क्या आएगा, हाई टाइड आएगा, ओके। चलो आगे देखो। इट विल टेक 24 आवर्स फॉर पॉइंट P टू कम बैक टू इट्स पोजिशन 360 डिग्री। पॉइंट P विल बी एट पॉइंट F आफ्टर 12 आवर्स। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि पॉइंट P को फिर दोबारा से उस जगह पर आने के लिए, ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए कितने टाइम्स लगेंगे, 24 आवर्स लगेंगे, ठीक है। और पॉइंट P जो है वो F के पोजीशन पर कब होगा, आफ्टर 12 आवर्स। समझ में आ रहा है? देखो पॉइंट P को उसके ओरिजिनल पोजीशन पर आने में 24 आवर्स लगेंगे, राइट। लेकिन पॉइंट F तक पहुंचने में उसको कितने टाइम लगेंगे, 12 ही घंटे लगेंगे। द सेम चेंज विल ऑल्सो अकर विथ रेफरेंस टू द पॉइंट F। और जो चेंज पॉइंट P के साथ हो रहा है वही F के साथ भी होगा, है ना। 12 घंटे के बाद पॉइंट F पॉइंट P के प्लेस पर आ जाएगा, राइट। फिर आगे क्या दिया है कि पॉइंट F विल नॉट एक्सपीरियंस द सेम हाई टाइड बिकॉज इन द मीन वाइल द मून ऑल्सो वुड हैव मूव अ लिटिल
ahead. Hence, it will take 25 minutes more for the point F to come the position opposite to the moon. देखो बच्चों, जो पॉइंट F है वो लगभग 12 घंटे बाद P के पोजीशन पर आएगा। तो यहाँ पर ये मतलब अब यहाँ पे ये हाई टाइड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो जो मून है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, वो M1 से M2 तक जा चुका है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है ना हाई टाइड का वो चेंज हो जाएगा। देखो पहले दिन क्या हुआ था, यहाँ पे हाई टाइड था, ठीक है, पॉइंट P पर, लेकिन अभी जब पॉइंट F मतलब यहाँ पर आया ना, तो जो मून है वो भी तो आगे जा रहा है। ऐसा नहीं कि मून रुका हुआ है, नहीं, मून भी तो आगे जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो अब हाई टाइड कहाँ पर आएगा? जब पॉइंट F यहाँ तक पहुँचेगा इस मून के सामने, तब जाके यहाँ पर हाई टाइड आएगा। समझ में आया आपको? क्योंकि हाई टाइड कब आता है? मून की वजह से आता है। मून जब अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाता है तभी जाके हाई टाइड आता है, ठीक है। आफ्टर 12 hours 25 minutes F will arrive opposite to the moon and it will experience high tide. Point P opposite to F will also experience high tide. Later again after 12 hours and 25 minutes point P1 will experience high tide as it comes in front of the moon. There will be high tide F12 as shown in the figure 3.9. चलो बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। यहाँ पर देखो अब क्या होगा, 12 घंटे फिर 12 घंटे और कितना मिनट था? 25 मिनट था। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, 12 घंटे और 25 मिनट के बाद फिर से क्या होगा? देखो अब उसके बाद जब नेक्स्ट डे होगा तो उस टाइम पे हाई टाइड कहाँ पर होगा? पॉइंट P1 पर होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मून भी आगे बढ़ता जा रहा है और मून की वजह से ये जो टाइड है ये आते हैं, इसलिए पहले दिन यहाँ पर था, ठीक है, टाइमिंग इसकी चेंज थी। फिर दूसरे दिन यहाँ पर, ठीक है, तो ये टाइमिंग चेंज हो गई। फिर तीसरे दिन क्या होगा? थोड़ा और आगे जब ये जाएगा तब जाके यहाँ पर हाई टाइड आएगा। मतलब ऐसे करके जो टाइमिंग्स है ना वो चेंज होती रहती हैं टाइड्स की। समझ में आया आपको? तो इस तरह से होता है। टाइमिंग्स चेंज क्यों होती हैं? मून की ही वजह से होती हैं, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होते हैं, ठीक है। और जो अर्थ का रोटेशन है इसकी वजह से भी होता है। तो यहाँ पर हमने टाइड्स के बारे में तो सब कुछ देख लिया है। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? वेव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया टाइड्स के बारे में, और मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको वेव्स ना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरा पढ़ोगे फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको टाइड्स का जितना भी टाइप्स पढ़ाए हैं, जो कुछ भी पढ़ाया, आप प्लीज़ उनको समझिए। सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को समझिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ एकदम अच्छे से करना है, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इस टाइड चैप्टर का पार्ट 2, उसमें हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेव्स के भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं बट इसमें थोड़े से ही हैं। जो टाइड था उससे तो कम ही है, तो ये भी हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर, आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।